हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए देखिए, आज की अगर वीडियो के बारे में बात करें तो आज की वीडियो जो है ना हमारी रहने वाली है वो जनरल नॉलेज के ऊपर टॉपिक की बात कर ले तो टॉपिक हमारे पास एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है ना, देखिए एग्जाम की बात करो तो जेकेपी कांस्टेबल के लिए बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अब देखें जो इस सिलेबस का जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो हमने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी उन जितने भी उस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज है वो सारे देख लें, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये वाली सेक्शन होगी ना हमारी। दूसरी अगर आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज है, लेकिन इंडिया की और वर्ल्ड की जो भी दे रखी है, ठीक है, उसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड करे हुए हैं। साइंस पे है, इसमें इकॉनमी है, ठीक है ना। तो वो भी सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक, मतलब वो सारा एक ही इसमें दिया हुआ है जनरल नॉलेज में, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में जो इंडिया की अगर आप देखें ना तो इसमें हमारे पास अब सिर्फ बचे दो टॉपिक, ठीक है। इसको छोड़कर दो बचे, एक है करंट अफेयर का, ठीक है, और दूसरा जो है वो एक है टॉपिक, वो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास बचेगा क्या, देखिए ये दो हमारे पास हो गए, दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास, ठीक है। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जीके जो इंडिया की है, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, अगले 2 दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, कंप्यूटर को, ठीक है। तो कंप्यूटर के 8 यूनिट है, ठीक है ना। तो 8 यूनिट अगर आप देखेंगे तो लगभग हम कर देंगे उनको करेंगे एमसीक्यूज ही लेने, ठीक है ना। तो वो अपने ज़रूर देख लेने, ठीक है ना। तो उस पर आप मान लें कि 3-4 दिन आपको वहाँ लग जाने, ठीक है ना। तो फिर लास्ट पर जो मैथ्स और रीजनिंग होगी ना, ठीक है ना, उस पर मतलब उन टॉपिक्स पर बेस्ड जो एमसीक्यूज जो पीछे ऑलरेडी जेके सब्जी ने पूछ रखे वो आपके लाएंगे और वहाँ पर आपने क्या करना है, उनको देखना। और प्रैक्टिस तो आई होप आपने वो कर भी रखी होगी, ठीक है ना। बस आपने क्या करना है, उनको देखना है और उस पर आपको बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म। अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो को, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी आपने आई होप ये ऊपर देख लिया अपना टॉपिक कौन सा हमारा, ठीक है। इकॉनमी समझ लेंगे आप, ठीक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइसेस इज नोन एज। क्या है कि नेशनल इनकम कंट्री की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है प्राइसेस के इंक्रीज होने से। उस केस में उसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस कहते हैं, या फिर इंक्रीज इन द नॉमिनल नेशनल इनकम, या फिर इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, या फिर इंक्रीज इन द रियल इनकम। क्या कहते हैं इस केस में, जब क्या हो, प्राइसेस इंक्रीज हो, प्राइसेस के इंक्रीज होने से जो कंट्री की नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रही हो, उस केस में कहते हैं उसको कि इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, ठीक है। तो इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी अब देखें ये सारे जितने भी आपको ये दिख रहा है आपका नेशनल इनकम एट बेस प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो ये जो मेथड्स है ना, ये नेशनल इनकम को इसमें मेजर करने के सब मेथड ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाई। देखिए एडम स्मिथ की एक थ्योरी है। एडम स्मिथ की अगर आप देखेंगे वेल्थ ऑफ नेशंस, तो वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने क्या दे रखा है, डिवीजन ऑफ लेबर को जो है ना वो इसने एक बेहतर माना हुआ किसके लिए, इकॉनमी के लिए, कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रोडक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है, और प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो इकॉनमी क्या होती है, बेहतर होती है। एडम स्मिथ ने ऐसे कहा हुआ है, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, एडम स्मिथ ने उस पर फिर कुछ लिमिटेशंस भी रखी है, ठीक है ना। वो लिमिटेशंस हैं कौन सी, साइज ऑफ द लेबर फोर्स, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन द मार्केट, द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो लिमिटेशन है ना इसमें डिवीजन ऑफ लेबर में, वो है हमारे पास कौन सी, ये बी एंड सी वाली, मतलब क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन द मार्केट एंड द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया इस्टेब्लिश। तो इंडिया में पहला बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1940, 1810, 1830, या फिर 1806 में हुआ है। कब हुआ है ये फर्स्ट बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, वो कब हुआ, 1806 में हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, when new variety of crop is introduced, okay, which farm management approach is appropriate। तो कौन सी फार्म मैनेजमेंट जो है इसमें कौन सी फार्म मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो अप्रोप्रिएट है, कंप्लीट बजटिंग है, पार्शियल बजटिंग है, नो बजटिंग है, या फिर क्रॉप बजटिंग है। देखिए क्वेश्चन तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे आपके पास कौन सी, पार्शियल बजटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, पार्शियल बजटिंग में अगर देखेंगे तो किसी भी मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नई चीज़ ऐड करने से उसकी प्राइसेस पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो सारा कहलाता है कि इसमें पार्शियल बजटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई। इन्फ्लेशन मेजर करी जाती है WPI के, CPI के, बोथ हैंड भी, या फिर तो इन्फ्लेशन को मेजर करा जाता है WPI से और CPI से, मतलब इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स से भी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी। बाकी अब देखिए यहाँ पर जो WPI है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, इसको इंडिया में
द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, ठीक है, ये क्या करती है, कैलकुलेट करती है और पब्लिश करती है, ठीक है, डेटा। ये कौन सा, WPI वाला, ठीक है। और अगर आप देखेंगे CPI वाला, तो CPI वाला का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मेजर करती है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये डेटा जो रिलीज़ करती है वो कौन करती है, NSO करती है, ठीक है। NSO मतलब हो गया नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और ये आती है किसके अंडर, मोस्पी के अंडर, ठीक है। मोस्पी के अंडर ये आती है, मोस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमी का इज रिटन बाय, किसने लिखा है इसको, गॉडगिल ने, अरिस्टोटल ने, स्मिथ ने, या फिर मिल ने। देखिए इकोनॉमी का जो है ये लिखिए किसने, अरिस्टोटल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स आर्मी ऑफ लेबर इज ड्यू टू डेविड रिकार्डो, JS मिल, एडम स्मिथ, या फिर कार्ल मार्क्स ने। किसने दी है ये दी है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, किसको कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, या फिर विजय केलकर। किसको कहते हैं ये कहते हैं MS स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है द मोस्ट लिक्विड एसेट्स आर, मोस्ट लिक्विड एसेट कौन से, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, वर्किंग एसेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो मोस्ट लिक्विड एसेट्स जो है वो आपके पास कौन से हैं, करंट एसेट, ठीक है ना। लिक्विड एसेट का मतलब ये हो गया कि वो एसेट जो क्या हो बहुत ही कम टाइम के अंदर जिनको हम क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके किसमें, मनी में, ठीक है, तो इसमें कैश में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए होल्डिंग विच इज स्मॉलर देन इकोनॉमिक होल्डिंग, ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द कल्टिवेटर बट नॉट सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इज नॉन एज। देखिए ऐसी होल्डिंग जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, इसमें रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहाँ तक उसका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना, मतलब इतनी उसकी होल्डिंग है, लेकिन आप देखेंगे कि सफिशिएंट नहीं है एग्रीकल्चर पर्पज के ऑपरेशंस के लिए, ठीक है ना। उस केस में इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक होल्डिंग कहते हैं, बेसिक, ऑप्टिमम, या फिर नन ऑफ दिस होल्डिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आर जनरली फाउंड इन डैश डैश इकोनॉमीज। तो ये कैपिटल की स्केर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, ये हमें किस इकोनॉमीज में देखने को मिलता है, अंडर डेवलप में, डेवलप में, इसमें पार्टली डेवलप्ड, या फिर नन ऑफ दिस में, किस में मिलता है ये मिलता है अंडर डेवलप में, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन। इनमें से इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन जो है ना, इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, लो डेथ रेट, हाई पर कैपिटल इनकम, या फिर हाई प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन प्राइमरी सेक्टर। तो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन में ना हाई प्रोपोर्शन ऑफ लेबर जो प्राइमरी सेक्टर में नहीं होती है, ठीक है, ये उसका इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ जो कि एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, इनमें से कौन सा है, कैपिटल है, नेचुरल सोर्स, फेवरेबल लेजिस्लेशन, या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा है वो है फेवरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट जो है वो हमें बतानी है। नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट इज बिटवीन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मरवार की भगीरथी। नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट इतना इसमें बेस्ड ऑन द स्प्रिंकल सिस्टम, एंड लास्ट नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट टोटल लेंथ इज 432 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें पहला और लास्ट ऑप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि पहले में गुजरात, राजस्थान, और इसमें कौन सा आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, ठीक है। बाकी अब लास्ट में अगर आप देखेंगे 432 नहीं है, बल्कि ये 532 किलोमीटर ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ये वाली जो स्टेटमेंट ये क्या है, सही है, 2 और 3 वाली, ठीक है। बी ऑप्शन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज कैरिड आउट ऑन, कब शुरू हुआ ये, 19 जून 1970, या 19 जुलाई 1969, या फिर 19 अगस्त 1979, या फिर 2 अक्टूबर 1969। कब हुआ ये, 19 जुलाई 1969 हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना शेयर है, 28% है, 30 है, 32 या फिर 34, कितना है ये है 28%, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इंडिया का जो GDP है ना वो अपने ज़रूर याद रखें। चलिए लास्ट में आपको वो बता भी दूंगा, ठीक है। एक GDP और साथ में आपने क्या करना है कि जो 5 ईयर प्लान है ना, ठीक है ना, पहले 2-3 जो हैं वो आपने देख लेंगे। पहला जो है वो किस पर बेस्ड था, ठीक है, किसने दिया था उसको, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 प्लान याद रखना। बाकी GDP भी देख लेनी आपने, ठीक है।
हाँ, चेक कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्केंटाइलिस्ट वाज अगेंस्ट टू फ्री ट्रेड, रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स, स्टिमुलेटिंग एक्सपोर्ट्स या फिर एक्मुलेशन ऑफ गोल्ड बाय द नेशन। तो ऑब्जेक्टिव जो मर्केंटाइलिस्ट का था वो अगेंस्ट किसके था? फ्री ट्रेड का। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है? इसमें एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से हो रही है? इसमें लैक ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के, फाइनेंशियल वीकनेस ऑफ फार्मर्स, अन इकोनॉमिकल साइज ऑफ होल्डिंग। तो देखिए ये सारे रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ तक हो गया हमारा। देखिए, क्रेडिट टेकन फॉर लैंड डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मीडियम, शॉर्ट या फिर नॉन। तो लैंड डेवलपमेंट के इसमें लैंड डेवलपमेंट के लिए जो क्रेडिट लिया जाता है, ठीक है ना, वो लिया जाता है कौन सा? लॉन्ग टर्म लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशंस डू द एग्रीकल्चरिस्ट गेट मैक्सिमम क्रेडिट। तो किस इंस्टीट्यूशन से जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो उनको मैक्सिमम क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। नाबार्ड है, कॉर्पोरेट बैंक है, आर&बी है या फिर कमर्शियल बैंक है। कौन से वो है कमर्शियल बैंक, ठीक है। देखिए कमर्शियल बैंक की अगर बात करें ना, तो अभी आप देखेंगे हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक अगर कोई है तो वो कौन सा है? SBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाई SBI, RBI, कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर नेशनलिस्ट बैंक्स। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाई SBI, ठीक है। SBI मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इंडियन एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ लेबर, लैक ऑफ लैंड या फिर लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है इनमें अगर आप देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास आंसर बनेगा कौन सा? देखिए आंसर बनेगा आपके पास लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर सफर फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए कैपिटल भी आप देखेंगे तो इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तो आता ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज, क्या है इसका मतलब? जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जीरो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जीरो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या फिर नन ऑफ द अबव। तो मार्जिनल रेवेन्यू, द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट इंडियन बैंक वाज, कौन सा था? ट्रेडर्स बैंक, शेड्यूल बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता या फिर नन ऑफ द अबव। द फर्स्ट इंडियन बैंक जो था ना वो था कौन सा? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आर एनुअली प्रीपेड बाई, किसके द्वारा प्रिपेयर करे जाते हैं? RBI के CSO, नेशनल इनकम कमेटी या फिर प्लानिंग कमीशन। एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आर एनुअली प्रिपेयर्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। और अभी हमने बात करा ये किस मिनिस्ट्री का अंडर आता है? ये आता है आपका MOSPI के, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, लॉन्ग टर्म लोन इज ग्रांटेड फॉर द पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए दिया था लॉन्ग टर्म लोन? 5 से 20 या फिर ये। देखिए मैं आंसर की बात करूं तो वो दिया जाता है 5 से लेकर 30 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज बुलेट लोन? बुलेट लोन कौन क्या होता है? सिंगल रीपेमेंट लोन हैविंग अमोर्टाइजेशन, सिंगल रीपेमेंट लोन हैविंग नो अमोर्टाइजेशन, मल्टीपल रीपेमेंट लोन हैविंग अमोर्टाइजेशन या फिर नॉन। तो बुलेट लोन क्या होता है? बुलेट लोन आपके पास होता है सिंगल रीपेमेंट लोन हैविंग नो अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे किश्तों में जो है ना पैसे को वापस करना, ठीक है ना, उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसमें आपके पास क्या है? सिंगल रीपेमेंट लोन हैविंग नो अमोर्टाइजेशन। यहाँ पर अमोर्टाइजेशन नहीं है, ठीक है। मतलब को पूरा एक ही बार क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन है? थॉमस ग्रे, एडम स्मिथ या फिर नन ऑफ दिस? कौन है ये? एडम स्मिथ है। नेक्स्ट, इन स्टेट फार्मिंग द ओनर ऑफ लैंड, स्टेट फार्मिंग ओनर ऑफ लैंड कौन होते हैं? गवर्नमेंट, लैंड लॉर्ड, फार्मर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन स्टेट फार्मिंग द ओनर ऑफ लैंड इज गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग आर यूज टू नो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स या फिर नन ऑफ दिस? वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इकोनॉमी? कितनी है? 33, ये या फिर ये? कितनी है ये? तो कितनी है? वो है 26.7%, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक इन इंडिया? अभी हमने बात करी है, क्वेश्चन दोबारा से हो गया, रिपीट हो रही है, ठीक है। कौन सी एजेंसी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम को क्या करने के लिए? कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। RBI है, CSO है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर प्लानिंग कमीशन है। कौन है ये है CSO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, disguised unemployment exists primarily in the dashed sector in our country, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर नन ऑफ दिस? ये है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स गेट अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? जब लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस होने की वजह से, ठीक है।
ऑप्शन है हमारे पास साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल या फिर सीजनल। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो वो है स्ट्रक्चर, इस केस में आप उसको बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट इन इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहती है इस रिपोर्ट को लेकर, इंडिया के नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम को, मतलब कौन पब्लिश करती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कौन सी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक इन इंडिया। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर अब आप देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझना, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है, ऑफ ए कंट्री एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये इसमें आप देखेंगे रेजिडेंट की बात हो रही है। ठीक है ना, उसी कंट्री के रेजिडेंट की। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल इनकम। तो क्या होगा इसमें, वो होगा इसमें ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसमें क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ये चीज़ क्या करनी है अपने याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास आज की इस वीडियो का, इस टॉपिक का भी ये क्वेश्चन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री इज द टोटल ऑफ इट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीडीपी के बारे में पूछा। ठीक है, क्या है ये, इनफॉर्मल इकोनॉमी है या फिर अर्निंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक कंट्री या फिर सब्सिडीज ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कंजम्पशन ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जीडीपी ऑफ ए कंट्री क्या है, इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कंजम्पशन ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारा इसमें मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा, जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ अब हमारी ये वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप जो भी एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर लाए हैं, डिस्कस करे हैं, आपको ये सारे बेहतर लगे होंगे, मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो लाइक इसको जरूर कर दे, चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचती भी है। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।